गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं एल.आर. मीणा बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करा रहा हूँ। मैंने अब तक 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर चल रहा है। द्वितीय चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जीवाणु के सामान्य लक्षण। क्या पढ़ाया था हमने? जीवाणु के सामान्य लक्षण। तो जीवाणु के सामान्य लक्षण में दोबारा आपको बता देता हूं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, जल थल नभ में। दूसरा इसमें आएगा जीवाणु का जो व्यास होता है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है और जीवाणु की जो लंबाई होती है वो प्राय 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे छोटा जो जीवाणु था वो मैंने बताया था डायलिस्टर नोमोसिस्टिस, यानी ये सबसे छोटा आपके सामने जीवाणु है जिसका नाम है डायलिस्टर नोमोसिस्टिस। इसके बाद में देखिए सबसे बड़ा जो जीवाणु है उसका नाम है बेगिओटोवा मिराबिलिस। क्या नाम है? बेगिओटोवा मिराबिलिस। यानी यह आपके सामने सबसे छोटा जीवाणु और सबसे बड़ा जीवाणु के नाम है। सबसे छोटा जीवाणु है डायलिस्टर नोमोसिस्टिस और सबसे बड़ा जो जीवाणु है वो बेगिओटोवा मिराबिलिस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है आपके सामने 2 पदार्थों का मिश्रण होता है। एक को बोलते हैं मुराबिक अम्ल और दूसरा तो आपके सामने था डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल। यानी पेप्टिडो जो ग्लाइकॉन है वो डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल और मुराबिक अम्ल दोनों का मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है। तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। इसके बाद में तीसरा जो लक्षण आपके सामने था कि कोशिका भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका जो झिल्ली होती है उस झिल्ली से अंदर की तरफ एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसको हम मेसोसोम या मध्यकाय कहते हैं। मेसोसोम या मध्यकाय कहते हैं। तो देखिए मेसोसोम जो कोशिका झिल्ली के कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है तो उसका नाम है अंतर्वलन। कौन सी क्रिया है यहाँ पर? अंतर्वलन है। इनवेजिनेशन। क्या बोलेंगे इस क्रिया को? हम इनवेजिनेशन यानी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के द्वारा ही आपके सामने क्या बनता है? मेसोसोम बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर? मेसोसोम बनता है। इसके बाद में देखिए आपके सामने चौथा मैंने आपको बताया था इसमें अंतर कि 17 यानी जीवाणु के जीवद्रव्य में 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? किस टाइप के होते हैं? 17 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर इकाई है राइबोसोम की जिसको हम सवेद वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सवेद वर्ग। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? सवेद वर्ग इकाई को दर्शा रहा है जो राइबोसोम की इकाई होती है। इसके बाद में मैंने बताया था इसमें कि जीवाणु की सतह पर जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर एक विशेष परत पाई जाती है। उस परत को हम अवपम परत क्या बोलते हैं? उसको अवपम परत या सलाइन लेयर। क्या बोलेंगे इसको? सलाइन लेयर कहते हैं। और इस परत के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण होता है जिसको हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। यानी जीवाणु के अंदर कैप्सूल या संपुटिका पाई जाती है। छठा जो लक्षण था आपके सामने वो यहाँ पर इसमें था कि जीवाणु में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। वास्तविक केंद्र क्या होता है? एब्सेंट होता है।
इसलिए आनुवंशिक पदार्थ जीव इंद्र में बिखरा रहता है। इस आनुवंशिक पदार्थ को हम एक नाम देते हैं केंद्रका या न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियोइड मुख्य रूप से जीवाणु या प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सातवां है कि जीवाणु में एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें जो वर्णक होते हैं उनको हम वर्णकी लवक यानी क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्रोमेटोफोर। तो कहने का मतलब जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है। आठवां जो आपके सामने में बताया था इसमें कि जीवाणु की सतह पर छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम रोम या फिमरी कहते हैं, इन्हें तिल्ली भी कहते हैं। ये एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु की सतह पर चिपकाने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें लिंगरोम क्या बोलते हैं? तो लिंगरोम सेक्स पिल्ली बोलते हैं इनको। इसके बाद में नौवां मैंने आपको बताया था कि जीवाणु की सतह पर अनेक धागेनुमा लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कशाभिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम कशाभिकाएं कहते हैं। और कशाभिकाओं के आधार पर यानी कशाभिका के आधार पर आपके सामने पहला है कशाभिका। अगर कशाभिका एब्सेंट है तो जीवाणु क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल यानी अगतिशील होगा, अगतिशील। अगर कशाभिका उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो जीवाणु मोटाइल होगा या गतिशील होगा। तो यहां पर देखिए कशाभिकाएं उपस्थिति के आधार पर अनेक प्रकार की होती हैं। पहले जो आपके सामने है उसको हम बोलेंगे एकशाभी। क्या बोलेंगे इसको? एकशाभी। ठीक है। एकशाभी को हम एट्राइकस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एट्राइकस। ठीक है। एट्राइकस का मतलब यहाँ पर है कि जीवाणु की दोनों सतह या उसकी परिधि पर कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है या कशाभिका एब्सेंट होती है तो उसे हम एकशाभी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने एकशाभी हो गया। मोनोकोकस उदाहरण है इसका। दूसरा जो आपके सामने है वो है गुच्छक कशाभी। गुच्छक कशाभी लोफोट्रोकस, लोफोट्राइकस। अगर जीवाणु की एक सतह पर अगर कशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाए तो उसे हम गुच्छक कशाभी या लोफोट्राइकस कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर थायोस्पाइरिलम इसका उदाहरण आता है। थायोस्पाइरिलम इसका उदाहरण है। इसके बाद में तीसरा जो आपके सामने है वो है परिकशाभी, परिकशाभी या परिट्राइकस। अगर जीवाणु की पूरी सतह पर अगर मान लीजिए छोटी छोटी कशाभिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से तो उसे हम परिकशाभी या पेरिट्राइकस कहते हैं। पेरिट्राइकस जो आपके सामने है इसमें पेरिट्राइकस में जैसे आपके सामने तो स्पाइरलम है, थायो स्पाइरल तो हो गया, स्पाइरल इसका उदाहरण है स्पाइरलम। और दूसरा है बेसिलस टाइफस, बेसिलस टाइफस ये इसका उदाहरण है। इसके बाद में जो डी है आपके सामने वो है आपके सामने उभयकशाभी, उभयकशाभी यानी एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। अगर जीवाणु की दोनों सतह पर, जीवाणु के दोनों सिरों पर आपके सामने एक एक गुच्छा पाया जाए कशाभिकाओं का तो
उसे हम उभयकशाली या एम्फीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हो नाइट्रोसोमोनास, कौन सा जीवाणु आ सकता है? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु इसके अंतर्गत आ सकता है। फिर उसके बाद में आता है एक इसमें है, जैसे मान लीजिए एक कसाबी, क्या जाएगा? एक कसाबी। एक कसाबी का मतलब यहाँ पर हो गया मोनोट्राइकस। क्या हो गया? मोनोट्राइकस। अगर किसी जीवाणु की एक ही सतह पर एक कसाबिका पाई जाती है तो उसे हम एक कसाबी मोनोट्राइकस जीवाणु कहते हैं। जैसे मोनो जो आपके सामने है, यहाँ पर उदाहरण हो सकता है विब्रियो, कौन सा हो सकता है? विब्रियो कोलेरी हो सकता है। जो हैजा रोग है उसका रोगजनक होता है, विब्रियो कोलेरी इसका उपयुक्त उदाहरण है। तो इस प्रकार से कसाबिका हम बता सकते हैं कि कसाबिका अगर उपस्थित है तो जीवाणु क्या होगा? गतिशील होगा। अगर कसाबिका एब्सेंट है तो जीवाणु नॉन मोटाइल या गतिशील होगा। कसाबिका की उपस्थिति के आधार पर जीवाणु को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है एकसाबी, एट्राइकस, जिसमें कसाबिका एब्सेंट होती है उसे हम एट्राइकस या एकसाबी कहते हैं, जैसे मोनोकोकस। दूसरा है द्विचकसाबी या लोफोट्राइकस। अगर कसाबिकाओं का गुच्छा किसी एक सिरे पर पाया जाता है तो उसे हम लोफोट्राइकस या द्विचकसाबी कहते हैं। उदाहरण है थायोस्पाइरिडियम। इसके बाद है पेरिकसाबी। अगर मान लीजिए पेरिट्राइकस, अगर कसाबिका जीवाणु की पूरी परिधि पर पाई जाती है तो उसे पेरिकसाबी या पेरिट्राइकस कहते हैं। इसके बाद है उभयकसाबी या एम्फीट्राइकस। अगर जीवाणु मतलब दोनों सिरों पर अगर कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, कसाबिकाओं के समूह पाए जाते हैं दोनों सिरों पर, ये है, और इस सिरे पर भी मान लीजिए कसाबिकाओं का गुच्छा पाया जाता है तो उसे हम उभयकसाबी कहते हैं। एक कसाबी का नाम सीधा है कि किसी जीवाणु की एक सिरे पर केवल एक ही कसाबिका पाई जाती है तो उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं। उदाहरण इसका आपके सामने दे रखा है, विब्रियो कोलेरी है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जीवाणु की जो आपके सामने लक्षण हैं वो इस प्रकार से होते हैं। और जो जीवाणु कोशिका की संरचना है वो भी इसी प्रकार से थी आपके सामने कि जीवाणु की जो कोशिका है वो किस प्रकार की होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें। ठीक है, जीवाणु कोशिका की संरचना, जीवाणु कोशिका की संरचना। तो आप बताएंगे जीवाणु कोशिका की संरचना का देखो ये डायग्राम दिया है इस प्रकार से। पहले मैंने समझाया था आपको, ये डायग्राम है। जीवाणु के ऊपर एक दृढ़ संरचना पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। सेल वॉल बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। सेल वॉल के ठीक ऊपर एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है। इस परत को हम सलाइन परत कहते हैं। और इसके ऊपर जस्ट एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसको हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। यानी जीवाणु के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जिसको हम झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को हम आपके सामने क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ अंतर्वलन क्रिया के द्वारा एक संरचना बनती है जिसे हम मीजोसोम या मध्यकाय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजोसोम या मध्यकाय कहते हैं। इसके बाद में जीवाणु में एक विशेष प्रकार से प्रोटीन से बना जीवद्रव्य कहलाता है, यानी जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य के अंदर 17 राइबोसोम पाया जाता है। 17 राइबोसोम पाया जाता है। 17 राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्र के स्थान पर ये आनुवंशिक पदार्थ बिखरा रहता है जिसको हम न्यूक्लियोइड केंद्र का कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या केंद्र का कहते हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार का वर्णन पाया जाता है
क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसके बाद में इसके ऊपर छोटे छोटे धागे-नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम रोम या फिब्री बोलते हैं, और इसमें बड़ी फिर संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कशाभिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कशाभिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु कोशिका की संरचना होगी। आप बता सकते हैं ये जीवाणु कोशिका की संरचना जो होती है वो जटिल होती है। जीवाणु कोशिका के ऊपर एक विशेष प्रकार का परत पाई जाती है, उस परत को हम सलाइन परत या अवपंक कवर कहते हैं, अवपंक परत कहते हैं। इस परत के जस्ट ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। जीवाणु एक विशेष प्रकार की कठोर संरचना से बना होता है जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इससे बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। पेप्टिडो जो ग्लाइकॉन है वो मूराविक अम्ल तथा डाई एमिनो पेमेलिक अम्ल का मिश्रण होता है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक सजीव झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, इससे ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट चीज है अंतर्वलन, इनवेजिनेशन, यानी जो मेजोसोम बनते हैं, इनवेजिनेशन कौन सी क्रिया से बनते हैं, तो आप बताएंगे अंतर्वलन या इनवेजिनेशन क्रिया से बनते हैं। इसके बाद में आपके सामने आप बताएंगे कि इसमें कोशिका में प्रोटीन से बना एक द्रव पाया जाता है जिसको हम झिल्ली या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये द्रव आपके सामने आप सब जानते हो, जैसे मान लीजिए इसमें एक तो 17 राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद में एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी को हम क्रोमेटोफोर या वर्णिल अंग भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें जो आनुषिक पदार्थ होता है वो बिखरा होता है जिसे हम केंद्रकाव्य न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि इसकी भारी संरचना पर लंबे धागे-नुमा संरचना रोम या फिब्री कहलाती है। ये एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु की सतह पर लैंगिक जनन के समय चिपकाने में मदद करती है, इसलिए हम लिंग रोम कहते हैं, सेक्स फिब्री कहते हैं, सेक्स फिब्री कहते हैं। इसके अलावा इसमें जीवाणु में कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो आपके सामने पादपों के समान 9+2 व्यवस्था दर्शाती है। ठीक है, तो ये जीवाणु कोशिका की संरचना थी। अगला जो बिंदु आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके सामने जीवाणु में पोषण। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु में पोषण। तो जीवाणु में जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को हम सपोषी ऑटोट्रॉफिक और दूसरे को हम परपोषी या विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। यानी जीवाणु में पोषण, तो जीवाणु में देखिए पोषण दो प्रकार का होता है, एक को हम सपोषी, एक को क्या बोलते हैं, सपोषी ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे को हम बोलते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। इसके बाद में जो आपके सामने सपोषी है ये फिर दो प्रकार का होता है, एक को हम प्रकाश संश्लेषी, एक को बोलते हैं रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी भी आगे जाकर 3 भागों में बढ़ जाता है। एक को आपके सामने बोलते हैं अगंधक प्रकाश संश्लेषी, गंधक प्रकाश संश्लेषी, और जो इधर आपके सामने है एक तो अगंधक हो गया, दूसरा गंधक हो गया। यहाँ पर जो आपके सामने है ये और होता है, जैसे मान लीजिए 2 शब्दों पहले यहाँ पर, एक तो है
दूसरा है गंधक, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ सकते हो जैसे सल्फर जीवाणु है, ठीक। तो दो समझो आप पहले, गंधक जीवाणु और गंधक, ठीक है। एक को बोलते हैं बैंगनी, ठीक है, या हरे गंधक जीवाणु, ठीक है। यानी पहला तो कौन सा हो गया, हरे गंधक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा हो गया गंधक प्रकाश संश्लेषी, तीसरा हो गया गंधक प्रकाश संश्लेषी। पहला जो है हरे गंधक प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके बाद में रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है नाइट्रिक कारक, पहला कौन सा है, नाइट्रिक कारक रसायन संश्लेषी। फिर दूसरा जो आपके सामने है वो है नाइट्रिकारी ऑक्सीकारी, ऑक्सीकारी रसायन संश्लेषक, रसायन संश्लेषी। फिर इसके बाद में अगला है आपके सामने जैसे लोहे रसायन संश्लेषी। इसके बाद में आपके सामने है मीथेन प्रकार रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। तो देखिए रसायन संश्लेषी जैसे नाइट्रिक कारक रसायन संश्लेषी है, नाइट्रिक कारक ऑक्सीकारी रसायन संश्लेषी है, लोहे रसायन संश्लेषी जीवाणु है, मीथेन रसायन संश्लेषी जीवाणु। इस प्रकार से रसायन संश्लेषी जीवाणु भी अनेक प्रकार के होते हैं। परपोषी जो होता है वो भी आपके सामने अनेक प्रकार का होता है। वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है मर्तजीवी, मर्तजीवी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है परजीवी और तीसरा है सहजीवी। तो आपके सामने जीवाणु में जो पोषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। यानी पहला जो आपके सामने है उसे हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, दूसरा इसका प्रकार है परपोषी हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। इसके बाद में स्वपोषी परपोषी के भी अनेक प्रकार होते हैं। स्वपोषी फिर आगे मतलब 3 भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और दूसरे को रसायन संश्लेषी पोषण। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषी को फिर 3 भागों में बांटते हैं, हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा है गंधक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, गंधक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रिक कारक रसायन संश्लेषी जीवाणु, नाइट्रोजन ऑक्सीकारी रसायन संश्लेषी, लोहे रसायन संश्लेषी, मीथेन रसायन संश्लेषी। इस प्रकार से रसायन संश्लेषी अनेक प्रकार के होते हैं। दूसरा है परपोषी, परपोषी जो पोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है मर्तजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा है सहजीवी, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने जीवाणु में पोषण की टेबल है। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।